जुलाई के महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे कन्या लगन के लिए। कन्या लगन वालों के लिए वास्तव में जो जुलाई का महीना है वो किस प्रकार से बीतने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ के लिए इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो। आपके सामने ये आपका लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है वो आपको जुलाई के अनुसार ही यहाँ दिखाई गई है। हो सकता है कुछ ग्रह मंथ के मध्य में अपना राशि परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि जो ग्रहों की गोचरीय स्थितियां हैं वो किस प्रकार से इस मंथ के दौरान रहने वाली हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है उसका कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में आएंगे तो गोचरीय स्थितियों में सूर्य की अगर बात करें तो 15 जुलाई तक इनका गोचर मिथुन राशि में होगा। इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 17 जुलाई से कर्क में ही है और वक्री होने जा रहे हैं। तो इनका गोचर ऑलमोस्ट कर्क में रहेगा और ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में रहेंगे। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और 26 जुलाई से ये मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 28 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में है और शनि मीन राशि में है। चंद्रमा को देखा जाए तो 1 जुलाई को इनकी स्थिति आपको कन्या राशि में नजर आएगी और साथ ही राहु और केतु का गोचर देखें तो राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं अब केतु सिंह राशि में है। तो इस स्थिति में अब ये गोचर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम मंथली प्रिडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे लग्नेश के बारे में। लग्नेश आपके बुध बनते हैं और बुध आपके इस मंथ में रेट्रोग्रेड है। वो आपके 11वें भाव में रेट्रो स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 10th हाउस के लिए भी इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये खुद 10th लॉर्ड है। इसलिए कैरियर में एक आपके चेंज आना चाहिए जो चेंज आपके कैरियर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। यहाँ बुध जैसे ही मार्गी स्थिति में आएंगे वैसे ही आपके कैरियर में कुछ अच्छी आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए। वैसे भी यहाँ गुरु का जो गोचर है वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और यहाँ सूर्य का गोचर भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पे बुध जो कि अब आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है तो ऐसे में हो सकता है आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, आपके इनकम सोर्सेज में वृद्धि हो और कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा इनकम सोर्स जो आपने अपने लिए नया बनाया और वहां से आपको इनकम पर्याप्त रूप से आ रही है या नहीं आ रही, या जो इनकम भी आपको प्राप्त हो रही है उसको आप कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, ये अब आपको देखना चाहिए। यहाँ अब बुध आपके नेटवर्क विस्तार के लिए काफी अच्छा काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्री जो बुध होता है वो कंफ्यूजन देता है। और बुध वैसे भी एक द्वैतवादी ग्रह है। द्वैतवादी ग्रह होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा रहने की संभावना रहेगी। और ये चंद्रमा का ग्रह है। चंद्रमा के घर में वैसे भी थोड़े बहुत इमोशनली उतार चढ़ाव आ ही सकते हैं। तो यहाँ निर्णय लेने को लेकर आपको काफी अडिग रहना पड़ेगा। अब बुध यहाँ पे लग्नेश है तो ये आपकी नेम फेम के लिए अच्छे हैं, आपकी प्रसिद्धि, आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए, आपकी अदर कुछ अन्य स्किल्स के लिए जिनको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके टैलेंट के लिए भी। बुध यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंचम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये निर्णय लेने के मामले में जरूर आपको मदद करेंगे, लेकिन खुद रेट्रोग्रेड है। इस स्थिति में आपको जो भी निर्णय आपने लिया है उस पर आपको काफी लंबे समय तक बने रहना होगा। और साथ ही साथ आपकी एजुकेशन के लिए अगर पर्टिकुलरली आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, संतान पक्ष, लव लाइफ या आपके अन्य मामलों के प्रति जो जो भी आपको फैसले करने हैं वो इस समय आपको कर लेने चाहिए। बुध का यहाँ जो एस्पेक्ट बढ़ रहा है इसकी वजह से आपके लिए कोई भी विषय को बहुत डीपली समझना और सीखना आसान रहेगा। हालांकि यहाँ पे जो कंफ्यूजन की स्थिति है इसमें आपका चंद्रमा बहुत मजबूत चार्ट में होना चाहिए। अब बुध उसके बाद यहाँ से अभी इसी राशि में ट्रांजिट करेंगे, कर्क राशि में ही। इनका जो बाद में गोचर होगा सिंह राशि में वो काफी लेट होगा, तो इस मंथ में ओनली ये कर्क राशि में ही रेट्रोग्रेड कंडीशन में रहने वाले हैं। और ऑलमोस्ट इनकी जो स्थिति बनेगी लगभग 17 जुलाई से कहीं ना कहीं ये वक्री होने जा रहे हैं। बाद में इनका जो जो मार्गी पीरियड आएगा वो अगस्त में आएगा। तो यहाँ पे बुध की स्थिति बन रही है और बुध क्योंकि 10th लॉर्ड है इसलिए कैरियर के लिए भी इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैरियर के मामले में भी हालांकि आपको दोनों ही ग्रह यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु और सूर्य, लेकिन फिर भी आपको अपने फैसले लेते हुए सब कुछ एनालाइज जरूर करना चाहिए। यहाँ पे बुध लेकिन पंचम भाव के लिए काफी अच्छा काम करेंगे कुल मिलाकर अगर देखा जाए। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र को। शुक्र सेकंड हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ वो 9th लॉर्ड है और अपने ही घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये आप फैमिली के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा क्योंकि फैमिली के साथ कहीं आप लंबे टूर पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, दूसरी संस्कृतियां या दूसरे धर्मों की तरफ आप थोड़ा बहुत आकर्षित हो सकते हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से शुक्र आपको क्रिएटिव स्किल्स के मामले में काफी मदद करेगा क्योंकि थर्ड हाउस पे इनका एस्पेक्ट है। शुक्र के ओवरऑल गोचर को देखा जाए तो 26 जुलाई से फिर ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। 26 जुलाई तक इनकी स्थिति वैसे
वैसे भी काफ़ी अच्छी है, अपने खुद के ही साइन में है। तो यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से या अपनी खुद की क्वालिटीज़ या अपने खुद के टैलेंट, हॉबीज, उन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुक्र का जो एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे पड़ रहा है वो आपको क्रिएटिविटी में काफ़ी मदद करेगा और साथ साथ में आपके जो रिश्ते हैं, जैसे आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई बहन हैं या आपके अदर जो रिलेटिव हैं, उनके साथ भी। ऐसे में आपको अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्र यहाँ पे अपने घर में होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएँगे, बट ये नवम भाव है। नवम भाव में शुक्र यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकते हैं। फिर शुक्र आ जाएँगे आपके 10th हाउस में। शुक्र का 10th हाउस में आना ये दिखाता है कि अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे शुक्र से रिलेटेड कोई बिज़नेस भी अगर कर रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी बेटर रिज़ल्ट्स रहेंगे शुक्र के। इसके साथ-साथ फिर शुक्र दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे, तो आपको डोमेस्टिक मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके 3rd हाउस के स्वामी और आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव में केतु के साथ ये युति कर रहे हैं, तो इससे आपका एफर्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केतु कहीं न कहीं एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं और मंगल इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं यहाँ एनर्जी का थोड़ा-सा इम्बैलेंस बनेगा और यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे और अचानक से आपका कोई भी काम तुरंत बन जाता है। ऐसे में मैरिड लाइफ के लिए ये काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली स्थिति होगी। आप अगर ध्यान, साधना, मेडिटेशन से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और मंगल यहाँ पे 3rd लॉर्ड है, तो 3rd हाउस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 3rd हाउस आपके खुद के प्रयासों का है, खुद की मेहनत का है, तो किसी भी पर्टिकुलर काम में आपको खुद का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मंगल यहाँ पे है तो अब मंगल कहीं न कहीं सूर्य के घर में ज़रूर है, फायरी साइन में। फायरी साइन में भी कहीं न कहीं अब मंगल यहाँ पे और भी ज़्यादा फायर पावर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी अपेक्षाओं में वृद्धि करेगा। अपेक्षाओं में वृद्धि करने के साथ-साथ अगर आपका फॉरेन टूर है, आप फॉरेन में सेटल होने का देख रहे हैं, तो यहाँ मंगल ज़रूर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली आप अपने करियर के लिए अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, तभी आपको मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन ये रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिन लोगों का भी अपने भाइयों के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ अगर विवाद चल रहा है, उन लोगों को यहाँ ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ऐसा जो मंगल होगा वो आपके सिक्स्थ सेंस को बढ़ाने वाला हो सकता है। मंगल यहाँ पे 8वें घर के स्वामी है। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से जो भी लोग 8वें घर से संबंधित कार्यों के लिए विदेश जाना चाहें या इवन विदेश में सेटल होना चाहें, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ रहेगी। फिर यहाँ से मंगल का अगर एस्पेक्ट देखा जाएगा तो वो 3rd हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल अपनी एनर्जी 3rd हाउस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए कुछ हद तक सपोर्ट को दिखाता है। मंगल फिर यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को और 7th हाउस को। 6th हाउस को जब मंगल एस्पेक्ट करेंगे तो ये कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, इवन अच्छे रिलेशंस को नहीं दिखाता और आपके स्थान परिवर्तन को भी दिखाता है। जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। मंगल का एस्पेक्ट जो आपके 7वें भाव पे होगा, वो जीवन साथी की सेहत और उनके साथ रिलेशनशिप को लेके आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ मंगल का एस्पेक्ट है आपके 7वें भाव पे, तो ये आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज को भी कहीं न कहीं बढ़ाएगा, लोगों के साथ आपके कन्वर्सेशन को बढ़ाएगा और आप लोगों का सपोर्ट पाने के लिए थोड़े ज़्यादा जिज्ञासु नज़र आएँगे यहाँ पर। तो मंगल का जो यहाँ 7वें भाव पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, 7वें भाव से आप डील करते हुए कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं जुपिटर को। जुपिटर आपके 4th लॉर्ड होने के साथ-साथ आपके चार्ट में वो 7th लॉर्ड भी हैं और जुपिटर का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में इनका गोचर आपके लिए ज़्यादातर केस में फ़ायदेमंद होगा। करियर को लेकर आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे। इसके साथ-साथ यहाँ पर गुरु आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएँगे और यहाँ सूर्य का साथ भी है, तो जिन लोगों का फॉरेन कनेक्शन है या जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड लोग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ गुरु यहाँ ज्ञान के कारक हैं और आध्यात्म के भी कारक हैं, तो इन दोनों ही मामलों में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा आपके 2nd हाउस पे, तो वाणी को लेके यहाँ गुरु काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे सूर्य के साथ जब तक वो हैं लगभग 15 तारीख तक, तब तक आपका इंटेलिजेंस और आपकी वाणी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से आपको आर्थिक मामलों में भी यहाँ गुरु काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका 2nd लॉर्ड है यानी शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है इस मंथ में। फिर यहाँ से गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने ही घर को, जहाँ पर सूर्य भी इनके साथ होते हुए। ऐसे में घरेलू मामलों में आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा और अच्छे से भी आप डिसीजन ले सकेंगे यहाँ पे, जो भी आपके डोमेस्टिक मामले हैं उनको लेकर। अब सूर्य यहाँ गुरु के साथ है तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा सीरियस बना देता है और ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है, जिससे आपके लिए डिसीजन लेना तो आसान होगा ही, आपके लिए कोई भी कठिन से कठिन काम करना भी आसान होता चला जाएगा। गुरु का फिर एस्पेक्ट रहेगा आपके 6th हाउस पे, जहाँ वो राहु पर एस्पेक्ट कर रहे हैं। राहु पर एस्पेक्ट करने से यहाँ आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आपका जितना भी हार्ड वर्क है, जितना भी रूटीन वर्क है, वो कहीं न कहीं आपके काफ़ी काम आने वाला है। बस यहाँ आपकी अपेक्षाएँ कम से कम होनी चाहिए।
उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और शनि को देख लेते हैं। शनि यहाँ पंचम घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम में इनका गोचर है तो ये आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ जीवन साथी को लेके कुछ दिक्कतें, विवाद होना या उनके साथ आप संतुष्ट नहीं है, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर अब जब तक शनि है तब तक आपकी मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन जो पार्टनर आपका आएगा उसके ऊपर कर्ज हो सकता है या वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो आपको काफ़ी डोमिनेट करने वाला हो सकता है। तो इस स्थिति का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे पंचम के स्वामी है शनि। पंचम के स्वामी होने की वजह से ये आपको 7वें भाव से संबंधित डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा ही मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर के स्वामी हैं और वो लगन में ही शुरुआत में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यहाँ स्थिति बनेगी 3 तारीख तक। 3 तारीख तक हो सकता है आप कोई बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन लेंगे और आप अपने रिश्तों को लेके थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहेंगे और इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे आपको चंद्रमा की स्थिति पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होगा। फिर इनकी स्थिति बनेगी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जाते ही आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ-साथ में आपकी कुछ अपेक्षाएँ जो फैमिली से जुड़ी हैं, उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ चंद्रमा फिर दृष्टि डालेंगे अष्टम पे, तो अष्टम भाव से भी अपेक्षित गेन ये दे सकते हैं। यहाँ पे लेकिन परिवार के साथ आपका घुलना-मिलना या परिवार को समय देना आपके लिए काफ़ी फ़ेवर में रहेगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का जो चंद्रमा, क्योंकि अब मंगल की दृष्टि में रहेंगे तो यहाँ आपके एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। साथ-साथ में आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी और आप किसी भी पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा इमोशनली अपना एफर्ट लगाने वाले होंगे। चंद्रमा फिर फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। चंद्रमा फोर्थ हाउस में आएँगे तो यहाँ करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। करियर को लेकर कुछ बहुत बेटर डिसीजन ले सकेंगे और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के आने से 2-3 दिन के लिए लगभग आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं न कहीं या तो यात्रा करने का मौका मिलेगा या पर्याप्त रूप से समय आप अपनी फैमिली को दे सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है और सूर्य का गोचर देखा जाए तो आपके 10th हाउस में सूर्य रहने वाले हैं। लगभग 15 तारीख तक ये इनकी स्थिति बनेगी। तो 15 जुलाई तक की स्थितियों में आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। साथ में अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं या जो विदेश जाना चाहते हैं। सूर्य यहाँ है तो ये आपके अच्छे संबंधों को हालाँकि नहीं दिखाता और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ आपको लाएगा। सूर्य का फिर एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है, जो गुरु के साथ ही इनका एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपको घरेलू मामलों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। घरेलू मामलों के साथ-साथ करियर को भी एक अच्छे से आप बैलेंस में ला सकेंगे। सूर्य उसके बाद आ रहे हैं आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में आ रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य आपको फ़ॉरेन से इनकम लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान-सम्मान और रेपुटेशन लाएगा। यहाँ बुध को भी सूर्य की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आपको देखना चाहिए। सूर्य के यहाँ आने के बाद आर्थिक रूप से और मानसिक तौर पे आप ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे और अच्छे फैसले ले सकेंगे। अब हम देख लेते हैं राहु और केतु को। राहु का गोचर अगर देखा जाए तो राहु की जो स्थिति बन रही है आपके छठे भाव में बन रही है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग कोई ऐसा प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पर लगातार उनको रूटीन वर्क अपना पूरा करना होता है, ट्रैवल वगैरह करना होता है, इवन फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ऐसे में अपनी सेहत और अपनी आर्थिक स्थिति पे आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। यहाँ राहु प्लेस्ड हैं तो निश्चित तौर पे आपकी शनि अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। अगर मान लो शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा राहु बहुत ही ईज़िली अच्छे रिज़ल्ट देने वाला नहीं होगा आपको। साथ में यहाँ राहु फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस पर। 10th हाउस पर राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ-साथ लेकिन करियर को लेके जितनी आपकी अपेक्षाएँ हैं, हो सकता है वो पूरी ना हो। यहाँ पे फिर राहु का एस्पेक्ट रहेगा आपके 12th पे, जहाँ पे मंगल केतु का कंजक्शन है। मंगल केतु का कंजक्शन ये आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जो राहु का प्रभाव है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है और उसकी वजह से आपके कुछ रिश्ते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही आप 12th हाउस से संबंधित कोई गलत फैसला लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। तो यहाँ राहु का जो एस्पेक्ट है आपके 12th हाउस पे, वो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाध्य करेगा यहाँ 6th हाउस से रिलेटेड आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। साथ में फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ आ जाता है आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस पर राहु का एस्पेक्ट यहाँ ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा आपके लिए। हो सकता है आपको कुछ नए इनकम सोर्सेज़ मिलें और आपको वहाँ से रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे। इसी तरीके से फॉरेन से इनकम प्राप्त करने के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। इसलिए उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, जो लोग आने वाले समय में फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी वहाँ सेटल्ड हैं। ऐसे में राहु आपकी वाणी को भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएँगे। इसके साथ ही केतु आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस का जो केतु होगा वो आपके सिक्स्थ सेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ-साथ क्योंकि अब मंगल का कंजक्शन है,
तो मंगल 8वें घर की लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड भी, इसलिए आपका 12th हाउस से संबंधित अगर कोई प्रोफेशन है या कोई भी आपका काम है आपका 12th हाउस से रिलेटेड, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन है और कौन कौन से आपके लिए खराब दिन है इस मंथ में विशेष तौर पे। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात की जाएगी तो 4, 5, 9 से 12 तक, 20 से 24 तक और 31 तारीख, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर दिन होंगे। अगर आपका कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं आपके लिए कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले जब चंद्रमा का गोचर कुंभ में होगा तो 13 से 14 तक ये स्थिति बनेगी। 13 से 14 तक आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, इवन आपको हेल्थ का भी यहाँ नुकसान हो सकता है। इसके साथ-साथ आपके रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी, स्पेशली आपने अपने रिश्तेदारी में किसी को पैसा वगैरह उधार दिया है या आपके रूटीन को लेके आपको समस्याएँ रहेंगी। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो ये फालतू का आपको ओवर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेगा। 18 और 19 को आपको एंग्जायटी इश्यूज रहेंगे, तो यहाँ भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा और ये आपके हार्डवर्क को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देगा। चंद्रमा का गोचर जो लियो में होगा 26 से 28 तक, 26 से 28 तक ये स्थिति में कहीं न कहीं आपको ये देखना होगा कि आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी जो गोचर है वो उसमें मंगल और केतु साथ हैं, तो ये आपके सिक्स्थ सेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है और साथ-साथ में आपको अपना कुछ गँवाना पड़ सकता है, जैसे कि हेल्थ का नुकसान है, पैसे का नुकसान है आदि। तो इस तरीके से आपको यहाँ ध्यान देना होगा। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।